बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के गांव में विलास नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। विलास का एक होटल था, वो उसे बहुत अच्छी तरह से चलाता था। विलास एक बहुत ही अच्छा होटल वाला था। उसका परिवार भी होटल चलाने में उसकी मदद किया करता था। उसके होटल में आने वाले ग्राहक हमेशा विलास की बहुत तारीफ किया करते थे। ऐसे ही एक दिन एक ग्राहक, विलास, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। कैसे बनाते हो भाई तुम इतना बढ़िया खाना? बहुत खूब, ऐसे ही बनाते रहो। धन्यवाद सर। विलास एक नेक दिल और ईमानदार इंसान था। लोगों को अच्छा खाना खिलाना और साथ ही उनसे अच्छी बातें करना ये उसका स्वभाव था। विलास हमेशा नई नई डिशेस बनाता और उसके ग्राहकों को भी वो बहुत पसंद आती थी। ऐसे ही विलास का होटल बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन ठीक विलास के होटल के सामने श्याम नाम के एक व्यक्ति का होटल था जो ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन विलास का होटल जोरों से चलता है, ये देख श्याम के मन में हमेशा विलास के प्रति घृणा होती थी। श्याम सोचते हुए, ये विलास आखिर करता क्या है कि इसके यहाँ लोगों की लाइन लग जाती है? अरे ओ श्याम भाई, कुछ अच्छा है क्या बना हुआ? जल्दी दो मुझे। हाँ हाँ, अभी लाता हूँ। अरे श्याम, यहाँ आओ। ये सब क्या है भाई? ये दाल तो बासी है, और ये रोटी, ये क्या रोटी है जो टूट नहीं रही? ये खाना तो बिल्कुल बेकार है, बेकार। अरे ओ काका, चुपचाप से खाना खा लो और बिल भर दो। अब क्या तुम मुझे सिखाओगे कैसा खाना बनाते हैं? श्याम हमेशा अपने ग्राहकों से बड़ी बदतमीजी से बात करता था। उसकी खराब क्वालिटी का खाना बनाने के कारण उसके होटल पर लोगों का आना बंद हो गया था। विलास के होटल की चलने की आखिर क्या वजह है, ये देखने के लिए रात हो जाने के बाद श्याम विलास के घर गया और देखने लगा तो उसने देखा विलास अगले दिन कौन कौन से व्यंजन बनाने हैं उसकी लिस्ट बनाता है और उसकी रेसिपी अपने डायरी में लिखकर सो जाता है। विलास के सो जाने के बाद श्याम चोरी छुपे अंदर जाता है और वो डायरी पढ़ लेता है और मोबाइल में उसका फोटो निकाल लेता है। दूसरे दिन श्याम होटल में वही व्यंजन बनाता है जो विलास की नई खोज थी। उसकी खुशबू बहुत बढ़िया थी। साथ ही साथ अब उसने लोगों से मीठा मीठा बोलना शुरू कर दिया था, तो लोग अब धीरे धीरे श्याम के होटल में आने लगे थे। एक दिन एक ग्राहक श्याम से, अरे श्याम, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या लाजवाब खाना है तुम्हारा, और ये तुम्हारी नई डिशेस खाकर तो मन ही नहीं भरता। ऐसा लगता है और खाते रहो। जी धन्यवाद भाई साहब। अब विलास के कुछ ग्राहक श्याम के ग्राहक बन चुके थे। ये देख विलास मन में सोचने लगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उस रात विलास इसी बारे में सोचते सोचते देर रात तक सोया ही नहीं। तभी उसे लगा कि कोई उसके घर में घुस रहा है। अच्छे से देखने पर उसे वहां श्याम दिखाई दिया। श्याम वहां आया और विलास की डायरी से उसकी रेसिपी चुरा ली। विलास उस रात ये सब चुपके से देख रहा था। अब दूसरे दिन विलास श्याम के होटल पर जाता है और श्याम से कहता है, क्या बात है भाई श्याम, तुम तो बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बनाकर लोगों को खिलाने लगे हो। हाँ हाँ, लोगों को मेरे व्यंजन तुम्हारे हाथ के बने व्यंजन से ज्यादा पसंद आते हैं। नए नए व्यंजन भी बनाना चाहिए विलास भाई, समझे? हाँ हाँ, वो तो है, मगर हमें कहाँ तुम्हारे जैसे व्यंजन बनाने आते हैं। श्याम विलास से बदतमीजी से बात करता है और अपने होटल के ग्राहक से बात करने लगता है। ये देख विलास वहां से चला जाता है। उस रात विलास नई रेसिपी इस प्रकार लिखता है कि लोग उसे खाते ही उल्टी करने लगे, लेकिन किसी को कुछ नुकसान न हो। श्याम हर रोज की तरह रात में चोरी छुपे विलास के घर आता है और चुपके से अपना काम करके चला जाता है। विलास उसे चुपके से देखकर मन ही मन सोचता है, अब आएगा मजा बेटा। मेरी रेसिपी चुराते हो, अब कल देखना क्या होता है। श्याम हमेशा की तरह विलास की चुराई हुई रेसिपी बनाता है और लोगों को देने लगता है। उसे खाते ही लोग उल्टी करने लगते हैं। श्याम मन में, अरे अरे, ये क्या हो रहा है आज श्याम? यहाँ से भाग ले बेटा, अब तेरा कुछ नहीं चलने वाला। लोग तुझे पत्थर से मारेंगे। श्याम घबरा जाता है और होटल से दुम दबा के भाग जाता है। थोड़ी देर में विलास वहां आता है और सबको दवाई देता है और दूसरे दिन से विलास का होटल फिर से लोगों से भरने लगा और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है।
कभी भी किसी की कोई भी चीज नहीं चुरानी चाहिए। खुद के दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से कोई भी काम करो तो जिंदगी हमें सब कुछ दे जाती है। सीतापुर नाम के गांव में शारदा नाम की औरत रहा करती थी। उसके पति के देहांत के बाद वह मजदूरी का काम किया करती थी। उसे एक रानी नाम की लड़की थी जो स्कूल में जाती थी। शारदा जब मजदूरी का काम किया करती थी तब रानी स्कूल जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करती थी। जब जब रानी को समय मिलता वो भी अपनी माँ के साथ काम पर चली जाया करती थी। दूसरे गांव में अगर मजदूरी का काम मिला तो शारदा रानी को लेकर दूसरे गांव चली जाती थी। एक दिन अपना काम खत्म करके शारदा जंगल के रास्ते से घर जा रही थी। तभी भूख लगने की वजह से शारदा और रानी एक पेड़ के नीचे रोटी खाने के लिए बैठ जाती है। शारदा रानी से, रानी बेटी चलो हम पहले खाना खा लेते हैं। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है, चलो ना खाना खाते हैं। दोनों माँ बेटी खाना खाना शुरू कर रही थी। तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत आकर, मुझे बहुत भूख लगी है बेटा, 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया। आइए माँ जी, हमारे साथ खाना खा लीजिए। ऐसा कहकर शारदा बूढ़ी औरत को 2 रोटियां दे देती है। बूढ़ी औरत भूखी होने की वजह से वह 2 रोटी झट से खा लेती है। तभी बूढ़ी औरत, मुझे और भूख लगी है, मुझे और खाने को दो। उसकी बातें सुन शारदा ने उसे अपने हिस्से की रोटी भी खाने को दे दी। तभी बूढ़ी औरत ने वह रोटी भी खा ली। यह देख रानी बूढ़ी औरत से, दादी जी लगता है आपको बहुत भूख लगी है, ये लीजिए मेरे हिस्से की रोटी भी आप ही खा लीजिए। ऐसा कहकर रानी ने भी अपनी रोटियां बूढ़ी दादी को दे दी। बूढ़ी दादी ने रानी के हिस्से की रोटी भी खा ली। तभी बूढ़ी दादी शारदा से, क्या तुम्हारे पास इतनी ही रोटियां थी? देखिए माँ जी, मैं काम खत्म करके घर जा रही थी। हमने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ 6 ही रोटियां लाई थी। अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अगर आपको बहुत भूख लगी है तो माँ जी आप हमारे साथ हमारे घर चलो। मैं आपको हर रोज आपको जितनी रोटियां चाहिए उतनी बनाकर खिलाऊंगी। क्या तुम सच में मुझे जितनी रोटियां चाहिए उतनी बनाकर खिलाओगी? अपनी जबान से बदलना नहीं, समझी? माँ जी मैं आपको जबान देती हूँ, आपको जितनी रोटियां चाहिए उतनी मैं आपको बनाकर खिलाऊंगी। बूढ़ी औरत उसकी बातें सुन जोर जोर से हंसने लगी और उसने एक बड़े राक्षस का रूप धारण कर लिया। तभी उस राक्षस को देखकर रानी बहुत डर गई और अपने माँ के पास जाकर खड़ी रह गई। शारदा डर गई थी मगर उसने हिम्मत जुटाकर उस राक्षस से कहा, देखो मेरे कहे अनुसार मैं तुम्हें हर रोज रोटी खिलाऊंगी और जिस दिन मैं तुम्हें रोटी ना खिला पाई उस दिन मैं और मेरी बेटी अपने आप आकर तुम्हें सौंप देंगे। शारदा की बातें सुन राक्षस मान गई। शारदा और रानी अपने गांव लौट गए। तभी रानी शारदा से, माँ तुमने बड़ी खूबी से उस राक्षस से हम दोनों को छुड़ा लिया। नहीं बेटी, मैंने उस राक्षस से झूठ नहीं बोला। मैं सच में कल से उसे रोटियां बनाकर लेकर जाऊंगी। मैंने उसे वचन दिया है। ठीक है माँ। दूसरे दिन शारदा ढेर सारी रोटियां बनाकर एक टोकरी में भरने लगी। रानी ने भी उसकी मदद कर दी और वो दोनों टोकरी उठाकर जंगल में लेकर गए। वहाँ राक्षस शारदा से, वाह क्या खुशबू है, कहाँ है मेरी रोटियां? लाओ जल्दी दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा कहकर राक्षस टोकरी की सारी रोटियां खा गई और राक्षस शारदा से, मुझे हर रोज ऐसे ही गर्मा गर्म स्वादिष्ट रोटियां खिलाना, वरना तुम दोनों को मैं ऐसे ही खा जाऊंगी। ऐसा सुनकर शारदा और रानी टोकरी लेकर घर लौट आए। वो दोनों हर रोज टोकरी भरकर रोटियां बनाती और उस राक्षस के लिए ले जाती। राक्षस भी बड़े मजे से गर्मा गर्म रोटी खाया करती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन रानी शारदा से, माँ हमारे पास रोटी बनाने के लिए थोड़ा भी आटा बचा नहीं है और हमारे पास के पैसे भी खत्म हो गए हैं। अब हम क्या करें माँ? क्या करे बेटा, हम दोनों ने जबान दी है तो हमें जाना ही होगा। आज क्या होगा पता नहीं, उसका डर तो मुझे भी लग रहा है। उसी समय वह राक्षस बनी बूढ़ी दादी शारदा के घर आती है और शारदा से बूढ़ी औरत, आओ माँ जी, हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। इतने दिन मैंने मेहनत करके तुम्हारी भूख मिटाई है, पर हमारे पास अब पैसे बिल्कुल खत्म हो गए हैं। तुमने तो आज हमें जंगल तक आने की तकलीफ से भी बचा लिया है। आज तुम हम दोनों को ही खा लो। ऐसा कहकर शारदा अपने बेटी को गले लग जाती है
तभी बूढ़ी दादी एक देवी के रूप में बदल जाती है। वह बूढ़ी दादी राक्षस के सिवा देवी बनी देख शारदा और रानी अचरज से एक दूसरे की ओर देखते हैं। तभी देवी शारदा से, मैंने तुम दोनों की बात सुन ली थी। जब मैंने तुम दोनों को जंगल में देखा था तब तुम दोनों ने अपने पास की रोटी तो दी थी और अपने हिस्से की रोटी भी मुझे दे दी। मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रही थी। मैं परीक्षा लेने के लिए राक्षस में बदल गई और तुमने मुझे एक दिन भी नहीं कोसा और हर रोज अपने किए वादे के मुताबिक मुझे रोटी खिलाती रही। इससे मैं बहुत प्रसन्न हो गई हूँ। मैंने तुम दोनों जैसा नेक इंसान आज तक नहीं देखा। तुमने मुझे खाना खिलाकर संतुष्ट किया। आज से तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर देवी माँ ने हीरे, पैसे, सोने के सिक्कों का ढेर बना दिया। शारदा और रानी तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी देवी शारदा से, तुम अब अपनी पूरी जिंदगी अच्छी तरह से गुजार सकती हो। और हाँ, तुम्हारे ऊपर मैं एक और बड़ी जिम्मेदारी डालने वाली हूँ। ऐसा कहकर देवी माँ ने अपना हाथ घुमाया और वहाँ एक जादुई छड़ी आ गई। वो छड़ी देवी माँ शारदा को देकर, तुम इस छड़ी को जैसे ही गोल घुमाओगी तब यहाँ ढेर सारी रोटियां तैयार होगी। तुम उन रोटियों को लेकर गरीबों में बांट देना। तुम गरीबों की सहायता कर उनकी भूख मिटाओगी। ऐसा कहकर देवी माँ आशीर्वाद देकर वहाँ से अदृश्य हो गई। तभी शारदा ने कीमती हीरे, जवाहरात, सोने के सिक्के और पैसे अलमारी में रख दिए और कुछ पैसों से शारदा ने नया घर भी बनवाया और उसमें रहने लगी। अगले दिन से शारदा उस जादुई छड़ी की सहायता से रोटियां बनाने लगी और रानी उन रोटियों को एक टोकरी में भरने लगी। पर्याप्त रोटियां जब बन जाए तब शारदा उसे बंद कर दिया करती थी। शारदा वो रोटियां हर रोज गरीबों में बांटती थी और कुछ रोटियां मंदिर में भी दान किया करती थी। वो रोटियां बांटते बांटते अपना जीवन हंसी खुशी गुजार रही थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए और भूखे की हमेशा भूख मिटानी चाहिए। कब हमारा नसीब चमक जाए ये हमें भी पता नहीं चलता। इसीलिए अच्छे कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। एक बार की बात है, दूर एक गांव में रोहन नाम का एक अनाथ लड़का रहा करता था। रोहन का कोई घर ना होने के कारण वो दिन भर मजदूरी का काम करता और रात के समय पेड़ के नीचे सो जाता था। उसे देखकर गांव के लोग तरह तरह की बातें करते थे। कुछ लोगों को उसकी दया भी आती थी। पता नहीं इस बेचारे का क्या होगा। बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं है और क्या पता इसकी जिंदगी में कभी शादी होगी भी या नहीं। लोगों के ताने सुन अब रोहन ने ठान लिया था कि वो कुछ न कुछ अच्छा करके सबकी बोलती बंद कर देगा। अब धीरे धीरे उसने अपने पास कुछ पैसे जमा कर लिए और एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। अब रोहन वहाँ समोसे बनाकर ट्रेन के यात्रियों को बेचा करता था। एक दिन वो ट्रेन में समोसे बेच रहा था। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। रोहन एक यात्री के पास जाकर, सर समोसे ले लो, गर्मा गर्म है सर। तभी वो यात्री रोहन से, बेटे मेरे पास मेरा सैंडविच है। ऐसा कहकर उस आदमी ने टिफिन में से सैंडविच निकाला। उसे देखकर रोहन ने उस आदमी से पूछा, ये क्या है सर? तभी वो यात्री रोहन से, ये सैंडविच है बेटा, क्या तुम खाना चाहोगे? नहीं नहीं सर, ये आपका है। उस आदमी ने रोहन के हाथ में सैंडविच दिया। रोहन ने संकोच के साथ सैंडविच खाया। सैंडविच बहुत ही टेस्टी था। वो सैंडविच की टेस्ट देखकर रोहन उस आदमी से, सर ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, क्या आप मुझे बता सकते हो ये कैसे बनाते हैं? उस आदमी ने रोहन की रिक्वेस्ट को मानकर उसे 2-3 सैंडविच के प्रकार बताए और उसे कैसे बनाते हैं उसकी सारी जानकारी भी बताई। वो आदमी रोहन को 1 घंटे तक विविध प्रकार के सैंडविच के नाम बताता रहा। रोहन भी बड़ा मन लगाकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। सब समझकर रोहन ने उसका धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। रोहन अपने गांव में फिर से लौट आया और उसने लोगों से कुछ पैसे उधार में मांगे तो लोगों ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। फिर रोहन ने अपने पास के कुछ पैसों से बीच बाजार में सैंडविच का एक ठेला लगाया। शुरुआत में गांव के लोग रोहन से, अरे भाई ये क्या है, हम सब तो ऐसा कुछ नहीं खाते। 2 दिन बाद 2 बच्चे उसके ठेले पर आए और रोहन से, भैया भैया हमें सैंडविच चाहिए।
रोहन ने बच्चों को ताज़ी सब्जियों से अच्छा सैंडविच बना कर दिया और बच्चों ने जब वो सैंडविच खाया तो उन्हें सैंडविच बहुत पसंद आया। तभी बच्चे रोहन से, भैया ये सैंडविच तो बहुत ही अच्छा है। तुम्हें पसंद आया? हाँ भैया, हमें सैंडविच बहुत पसंद आया। बच्चों ने घर जाकर अपने माँ पिताजी को बताया। उस दिन से रोहन की दुकान पर सैंडविच खाने के लिए भीड़ जमा होने लगी। अब रोहन ने अलग अलग प्रकार के सैंडविच बनाना शुरू कर दिया और वो सैंडविच भी लोगों को बहुत पसंद आते थे। लोग बड़े चाव से सैंडविच खाया करते थे। जिन औरतों से सुबह टिफिन नहीं बन पाता था, अब वो बच्चों को टिफिन में सैंडविच खरीद कर देने लगी थी। सैंडविच सब्जियों से बने होने के कारण सेहतमंद थे। बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक रोहन का सैंडविच सबको बहुत पसंद था। कुछ ही दिनों में रोहन की अच्छी कमाई होने लगी। तभी रोहन ने गांव के जरूरतमंद युवकों को ट्रेनिंग देकर उन्हें सैंडविच बनाना सिखाया और उन्हें तनख्वाह देकर आसपास के गांव में ठेले लगवा दिए। इससे उसका सैंडविच बहुत फेमस हुआ। कुछ ही सालों में रोहन ने अपना अच्छा बड़ा घर बनवाया और शादी भी की। वो अब बहुत ही खुश था। उसे देखकर गांव वाले भी बहुत खुश हुआ करते थे। मगर रोहन को हमेशा एक चीज महसूस हुआ करती थी। एक दिन रोहन खुद से, मुझे जिस व्यक्ति ने रास्ता दिखाया उस व्यक्ति का मुझे नाम तक नहीं पता। मुझे तो वो कहाँ रहते हैं ये भी नहीं पता। ये बात उसे हमेशा मन ही मन खाए जा रही थी। एक दिन रोहन शहर गया हुआ था। घर लौटते समय उसे रास्ते पर कार का एक्सीडेंट हुआ दिखाई दिया। एक आदमी सड़क पर जख्मी अवस्था में पड़ा दिखाई दिया। उसके पास जाकर रोहन, आपको ज्यादा लगा तो नहीं है ना? उस आदमी का चेहरा देख रोहन ने उसे तुरंत ही पहचान लिया। वो वही आदमी था जिसे रोहन ढूंढ रहा था। उसे उठाकर रोहन तुरंत ही अस्पताल में लेकर गया। अस्पताल में जाकर उसका सारा इलाज रोहन ने किया और उसे होश आते ही रोहन उस आदमी से, सर अब आपको कैसा लग रहा है? धन्यवाद बेटे, आज तुमने मेरी जान बचाई। नहीं सर, धन्यवाद तो मुझे आपसे कहना था। आपने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी सर। सर आपका नाम क्या है? बेटे मेरा नाम नरेंद्र है। और मैंने कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल दी बेटा? रोहन ने नरेंद्र जी को सारी आप बीती सुनाई। नरेंद्र जी भी रोहन की कामयाबी पर बहुत खुश हुए। रोहन बड़ा खुश था कि उसने नरेंद्र जी की मदद की थी। अब नरेंद्र जी भी कभी कभी अपने पूरे परिवार के साथ रोहन के हाथ का सैंडविच खाने के लिए आ जाया करते थे। रोहन को हमेशा मन में जो कमी लगती थी वो अब पूरी हो गई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सहायता सिर्फ वस्तु या पैसों से ही नहीं होती। अगर अपना ज्ञान बांटकर किसी की सहायता की तो वो भी बड़े काम आ जाती है।